अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे इस टॉपिक को डिस्कस करने के बारे में कह रहे थे कि उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सिंगुलैरिटी फंक्शंस क्या होते हैं और ये आरएल और आरसी सर्किट्स क्या होते हैं। तो सबको बता चुका हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रुप पे भी मैंने बता दिया था, जो 2023 वाला बैच का ग्रुप है, कि अभी तक हम लोग के काफ़ी सारे क्विज़ और असाइनमेंट्स एक साथ आ गए थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, तो उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है और बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत सी तो नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आप लोग की स्लाइड्स छोड़ दूँगा, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मिलती जुलती चीज़ होंगी। मेरा काम आप लोग को सिर्फ टॉपिक क्लियर करना है, उर्दू में समझाना है, ठीक है। और बस फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके अंदर आप लोग ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं हर स्लाइड को मैं डिटेल में बहुत समझाऊंगा, लेकिन जो टॉपिक समझाऊंगा वो बहुत डिटेल में होंगे, तो हर चीज़ कवर हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसको हम देखते हैं, जो ये हमारे पास ब्लॉकचेन टाइप बना हुआ है, कि होता क्या है ये सब। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर ये दो सर्किट्स ज़रूर होते ही होते हैं, कि फ़र्स्ट ऑर्डर सर्किट्स होते हैं या सेकंड ऑर्डर सर्किट्स होते हैं। फ़र्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से मतलब क्या है कि अभी आप लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ होंगे तो वहाँ पे आपने फ़र्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तो यकीनन पढ़ा ही होगा, कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लोग ने काफ़ी देखी होंगी, जिसके अंदर तीन अननोन्स होते हैं, जैसे कि रेजिस्टर आर और इंडक्टर तो हो गया और कैपेसिटर हो गया, यानी कि आर एल सी। तीन आप लोग के पास होते हैं ना नॉन इक्वेशन के अंदर, एक एक्सप्रेशन आप लोग लिखते हो तो उसके अंदर आपके पास ये तीन अननोन होते हैं, आर एल सी। ज़रूरी नहीं अननोन हो, नॉन भी होते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर सर्किट्स ये होते हैं जिसके अंदर रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे हुए हों, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि या तो आर एल लगा हुआ, यानी कि रेजिस्टर लगाओ, इंडक्टर लगाओ, या रेजिस्टर लगाओ और कैपेसिटर लगाओ। रेजिस्टर कांस्टेंट है, इंडक्टर चेंज हो रहा है, सही है, इंडक्टर और कैपेसिटर चेंज हो रहा है, रेजिस्टर तो कांस्टेंट है। तो जब ये एक एक लगा हुआ हो ना, जैसे कि ये या तो रेजिस्टर लगा हुआ है या तो इंडक्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स होते हैं। और जब दोनों साथ लग जाते हैं जब दोनों साथ लग जाते हैं तो ये हो जाती है सेकंड ऑर्डर सर्किट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ये अभी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि ये होते क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स के अंदर आरएल सर्किट्स होते हैं, आरसी सर्किट्स होते हैं। आरएल और आरसी में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आरएल सर्किट्स भी दो तरह के होते हैं, या तो सोर्स फ्री सर्किट्स होते हैं या ड्रिवन सर्किट्स होते हैं। अच्छा, सोर्स फ्री में क्या होता है कि उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट सोर्स लगी हुई थी किसी भी सर्किट के अंदर, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है, जैसे कि ऐसे आप लोग देखते होंगे सिंबल बने हुए होते हैं सर्किट्स के अंदर, तो ये जो सोर्स लगी हुई है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स जब हट जाए तो उसके बाद सर्किट कैसे बिहेव करता है, वो सोर्स फ्री सर्किट्स होते हैं। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सोर्स फ्री सर्किट, इसका मतलब कोई सोर्स ही नहीं लगी हुई, तो जब सोर्स नहीं लगी हुई तो सर्किट तो बिहेव करेगा ही नहीं, उसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर सर्किट के अंदर आप ये देखो कि एल की बात, यानी कि इंडक्टर की बात हो रही है, तो इंडक्टर ऐसी डिवाइस तो नहीं कह सकते उसको, एक जैसे रजिस्टर है कंपोनेंट कह सकते, कंपोनेंट है जैसे रजिस्टर, वैसे ही इंडक्टर एक ऐसा कंपोनेंट है कि इसके अंदर जो करंट होता है वो एब्रप्टली चेंज नहीं होता, फ़ौरन से चेंज नहीं होता, ठीक है, एक साथ डायरेक्टली चेंज नहीं होता, स्लोली एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज़ होता है, सही है। ऐसे ग्राफ होता है ना इसका, अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसका एक्सपोनेंशियली होता है, ठीक है। तो सोर्स फ्री सर्किट्स आपको बता दिए मैंने कि जिसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स हट जाए, ठीक है। और इसी का उलट ड्रिवन सर्किट्स होते हैं कि किसी टाइम पीरियड के बाद, किसी मखसूस टाइम के बाद ना आप लोग सोर्स कनेक्ट कर दो उस सर्किट के साथ, तो वो ड्रिवन सर्किट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखने वाली कि यहाँ पे जो हम सोर्स फ्री सर्किट्स की जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर आई ऑफ टी लिखा हुआ है, लेकिन जब आरसी सर्किट्स की बात करते हैं तो उसमें वी ऑफ टी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आरएल सर्किट्स के अंदर जो इंडक्टर का करंट होता है वो फ़ौरन से चेंज नहीं होता, और आरसी सर्किट के अंदर वोल्टेज चेंज नहीं होता है एब्रप्टली, सही है। कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज स्टोर होता है, जो सेव होता है, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसके अंदर
जमा हुआ हुआ होता है, वो एक साथ फ़ौरन से नहीं बदलता, एक साथ अंदर से लूज़ नहीं होना शुरू हो जाता, सारा आहिस्ता 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 अपने आप में से वो वोल्टेज लूज़ करना शुरू करता है। सेम काम इंडक्टर के लिए, सही है। इसमें सिर्फ आई करंट का और वोल्टेज का फ़र्क है, सही। आई ऑफ वी और आई ऑफ टी और वी ऑफ टी, ठीक है। आई नॉट की जगह वी नॉट कर दिया। आई नॉट क्या होता है कि इनिशियल वोल्टेज जो होता है, सॉरी इनिशियल करंट होता है सोर्स फ्री सर्किट के अंदर जो आर एल लगा इंडक्टर लगा हुआ होता है, सही है। तो जब सोर्स पहले से लगी हुई उसके अंदर, जब सोर्स लगी हुई होगी, मतलब सर्किट के अंदर पहले कभी ना कभी तो सोर्स लगी हुई होगी ना, तो कुछ उस टाइम पीरियड, यानी फॉर एग्जांपल हम कह के चलते हैं कि t इज़ इक्वल टू 0 पर सोर्स गायब हो गई, ठीक है। t इज़ इक्वल टू 0 से पहले सोर्स लगी हुई थी, t इज़ इक्वल टू 0 के बाद सोर्स गायब हो गई, हटा दी। तो t इज़ इक्वल टू 0 से पहले उसके अंदर कुछ ना कुछ इंडक्टर के अंदर करंट तो होगा, ठीक है। तो उसको हम आई नॉट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है t इज़ इक्वल टू 0, यानी इनिशियल करंट होता है जो इंडक्टर के अंदर होता है, ठीक है। सेम काम सोर्स फ्री सर्किट के अंदर, जो आरसी सर्किट्स के अंदर जो सोर्स फ्री सर्किट्स होते हैं, उसके जो वोल्टेज होता है उसके अंदर भी यही पूरा कॉन्सेप्ट यहीं इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। सिर्फ आई ऑफ टी और वी ऑफ टी का फ़र्क है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अब सोर्स फ्री सर्किट मैंने आपको बता दिए कि t इज़ इक्वल टू 0 के बाद, यानी कोई भी टाइम के बाद, किसी भी टाइम के बाद, t इज़ इक्वल टू 0 तो हम लोग सिर्फ अपनी आसानी के लिए कहते हैं, वरना किसी भी टाइम के बाद सोर्स हट जाए और सोर्स हटने के बाद जो सर्किट बिहेव करे इंडक्टर के या कैपेसिटर के होने से, जो उसके अंदर स्टोर होगा करंट, उसके बिहाफ पे जो सर्किट जैसे बिहेव करेगा उसको हम सोर्स फ्री सर्किट कहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स हट गई, बात ख़त्म हो गई, और इक्विवेलेंट सर्किट इसका ये वाला है, ठीक है, सॉरी ये वाला सर्किट है, यानी कि ये सर्किट इसमें कन्वर्ट हो गया जब हमने यहाँ से सोर्स हटा दी, ठीक है। जब सोर्स हटा दी, ओपन पाथ हो गया, पाथ ओपन हो गया, नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि स्विचिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो स्विचिंग देखते हैं कैसे होती है। अब सवाल के अंदर ये फ़र्ज़ करो आप लोगों ने एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। मान के चलो ये आपको सवाल दिया हुआ है, पेपर के अंदर एक सवाल आ गया। अब उसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि स्विचिंग कब हो रही, कैसे हो रही, क्या हो रही। तो आप ये देखो कि लाइन ऊपर की तरफ है, इस लाइन ऊपर की तरफ होने का मतलब है, इस लाइन ऊपर होने की तरफ मतलब है कि पाथ ओपन हो रहा है, ठीक है। साफ दिख रहा है कि पाथ ओपन हो रहा है। अब ये पाथ ओपन कब हो रहा है, तो एरो की डायरेक्शन आप देखो ज़रा, एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि पाथ ओपन होगा कब, t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। t इज़ इक्वल टू जैसे ही 0 होगा पाथ ओपन हो जाएगा। जब पाथ ओपन होगा तो भाई आप ये देखो, इसका जो वोल्टेज की 2 लेग्स होती हैं, वोल्टेज सोर्स की जो दो लेग्स हैं, तो एक तो ग्राउंड से कनेक्टेड है लेकिन दूसरी ओपन हो गई। तो अब जब सर्किट से कनेक्ट नहीं है तो सोर्स का होने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सोर्स को हटा दिया और एक रेजिस्टर जो ज़ाया हो रहा है वो भी हटा दिया। तो हमने जब ये हटाने के बाद जब देखा सर्किट, तो वो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। और इसी तरह ड्राइवन सर्किट्स क्या होते हैं कि ड्राइवन सर्किट्स के अंदर सोर्स किसी ख़ास टाइम पीरियड के बाद, वो ख़ास टाइम पीरियड हम लोग समझते हैं t इज़ इक्वल टू 0, सिर्फ अपनी आसानी के लिए, सही। तो इस ख़ास टाइम पीरियड के बाद सोर्स आ गई, जब सोर्स आ गई तो वो होगा ड्राइवन सर्किट, और सोर्स हट गई तो सोर्स फ्री सर्किट, बस इतना ही फ़र्क है, सही है। स्विचिंग कैसे हो रही है, आपको दिख रहा है कि पाथ ओपन है, स्विच का पाथ ओपन है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, पाथ ओपन हुआ हुआ है। तो जब पाथ ओपन हुआ हुआ है, अब वो कह रहा है कि t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर इस टाइम पीरियड पे, इस टाइम के बाद एरो डाउनवर्ड है, यानी कि ये जो लाइन है ये ऐसे थी, ये आहिस्ता 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 आहिस्ता, मतलब t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर आके ना ये लाइन नीचे हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट पाथ हो जाएगा एक तरीके से। अब मैं ये इतना डीपली कैसे क्यों समझा रहा हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि स्विचिंग कैसे होती है, उन्होंने अपने कोई कॉन्सेप्ट बिठाए हुए थे, तो वो कॉन्सेप्ट सब भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि एरो की डायरेक्शन बताती है कि स्विचिंग कब कैसे हो रही है। t इज़ इक्वल टू 0 बता रहा है कि स्विचिंग कब हो रही है, और एरो की डायरेक्शन बता रहा है, एरो हमें ये बता रहा है कि पाथ ओपन हो रहा है या पाथ क्लोज हो रहा है। यहाँ पे पाथ ओपन हो रहा था, यहाँ पे पाथ क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इसी सर्किट के अंदर अगर एरो की डायरेक्शन ऐसे होती तो क्या कहते हैं हम लोग कि ये ड्राइवन सर्किट है, t इज़ इक्वल टू 0 के बाद सोर्स आ जाएगी तो ये ड्राइवन सर्किट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये ड्राइवन सर्किट की एग्जांपल में अगर हम लोग एरो की डायरेक्शन अपवर्ड कर देते तो पाथ ओपन हो जाता। जब पाथ ओपन हो गया तो सोर्स हट गई तो ये ड्राइवन सर्किट एक तरीके से सोर्स फ्री सर्किट हो गया, सही। तो सिर्फ और सिर्फ एरो पे डिपेंड करता है कि सोर्स लग रही है या सोर्स ओपन हो रही है, हट रही है, या सोर्स आ रही है, ठीक है।
इसका ये मतलब नहीं है कि एरो की डायरेक्शन अगर हमेशा डाउनवर्ड रहेगी तो हमेशा वो ड्राइवन सर्किट होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिठाना। यहाँ पे एरो की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो ये सोर्स फ्री होगा हमेशा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पॉसिबल है कि यहाँ पे एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तब भी सोर्स फ्री हो, पॉसिबल है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन हो, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की जगह अपवर्ड डायरेक्शन हो एरो की तो भी ये ड्राइवन सर्किट हो। सही है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, हमें सर्किट देखना होगा। या आगे एक दो एग्जांपल आएगी तो उसमें आपको ये बात ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सिंगुलैरिटी फंक्शंस पे। तो सिंगुलैरिटी फंक्शंस नॉर्मल अगर मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो सिंगुलैरिटी फंक्शंस वो होते हैं जो कि डिसकंटीन्यूअस होते हैं, कंटीन्यूअस नहीं होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं ग्राफ से एक तरीके से आपको ना विजुलाइज़ करवाने की कोशिश करता हूँ कि देखो एक मैं ना बार ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बार ग्राफ बना रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यूज़ मैंने दे दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई एग्जांपल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इसको इमेजिन कर लो कि कोई एक बार ग्राफ है। ठीक है, और मैं उसकी वैल्यूज़ पे ना ग्राफ एक बना रहा हूँ 1 2 3 हमें कोई वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, फर्ज करो ये 10 है, कुछ भी है, भूल जाओ, कुछ भी नहीं, मतलब इसका सिंगुलैरिटी फंक्शन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको विजुलाइज़ कर लो। तो अब ये आप बार ग्राफ में आपसे कहूँ कि ये कंटीन्यूस है या डिसकंटीन्यूस है, तो आप बोलोगे डिसकंटीन्यूस है। कंटीन्यूस कैसे होंगे, तो ये मैं कहता हूँ कि देखो ये ऐसे हो सकता है कंटीन्यूस, समझ आई बात। तो अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है, ये कंटीन्यूस है, सॉरी ये ऊपर वाले डिसकंटीन्यूस है, नीचे वाले कंटीन्यूस हैं। सही है, एक चीज़ मेरी इसमें गलत है वो ये है कि ये 1 2 3 नहीं होगा, इसमें फ़र्क बताता हूँ, ये भी नहीं बता रहा। पहले ये देखो, आप इसको देखोगे ऊपर वाले बार ग्राफ को, जो ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, इसके अंदर बीच में फासला है, ये फासला है। ठीक है, बीच में स्पेस है, इसके बीच में स्पेस नहीं, ये तीनों आपस में चिपके हुए हैं। सही है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं बिल्कुल, इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो ये कंटीन्यूस ग्राफ है और ये डिसकंटीन्यूस ग्राफ है। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी फंक्शंस क्या होते हैं, जो डिसकंटीन्यूस हो। इस वर्ड का मतलब समझाने के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया कि डिसकंटीन्यूस का मतलब ये होता है कि ये बीच में फासला आ जाता है इनके ग्राफ में। सही, तो डिसकंटीन्यूस का एक और इस तरीके से भी दिमाग में रख सकते हो कि अगर डिसकंटीन्यूस होंगे तो उनका जो डेटा गिवन होगा ना वो आपको ऐसे होल नंबर्स में गिवन होगा 1 2 3 4 5, और जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा था वो एक तरीके से गलत था, क्योंकि कंटीन्यूस के अंदर 1 1.1 1.2 ऐसे कंटीन्यूस डेटा होता है। समझ आई बात। तो दोनों में फ़र्क क्या है, एक का डेटा होल नंबर में गिवन होता है जिसको हम डिसकंटीन्यूस कहते हैं, और ये कंटीन्यूस है, इसके आपके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटीन्यूस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगुलैरिटी फंक्शंस होते हैं डिसकंटीन्यूस है, और ये इनकी 3 टाइप हैं। सही है, तो 3 में से ना मोस्टली जो आप लोग सवाल में यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आगे, वो यही होगी, यूनिट स्टेप फंक्शन। बाकी यूनिट इम्पल्स और यूनिट रैम्प फंक्शन ये तो बस सिर्फ एक टाइप्स हैं इसकी, तो ये बस सिर्फ ऊपर से समझ लो काफ़ी है, इसको कहीं पेपर में या कहीं आगे आप यूज़ नहीं करोगे भी फ़िलहाल सर्किट एनालिसिस के टॉपिक कोर्स के अंदर। अच्छा, अब यूनिट स्टेप फंक्शंस क्या होते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन होते हैं 0 फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज़। सही है, ये ऐसे ही फर्स्ट सोचो, दिमाग में सोचो कि एक ऐसी सोर्स है जो 0 से पहले टाइम t = 0 से पहले ये स्टेप फंक्शन यानी ये सोर्स ना गायब, एक मतलब है ही नहीं, सर्किट के अंदर है ही नहीं, लेकिन जैसे ही टाइम = 0 आता है तो टाइम = 0 के बाद सोर्स आ जाती है। सही है, किसी भी सर्किट के अंदर सोर्स आ गई, प्रेजेंट हो गई। हम मैथमेटिकली बात करें तो इसके अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन का ये हमने लिखा कि 0 फॉर t <0, तमाम वैल्यूज़ t की जितनी भी वैल्यूज़ हैं <0, आप ये सिर्फ इससे देखो ज़रा, 0 1 2 ये नंबर लाइन में एक तरीके से बना रहा हूँ। सही, अब इस वैल्यू के लिए ये टाइम है, ये पूरा टाइम की वैल्यू चल रही थी, ये टाइम के लिए मैंने नंबर लाइन बना दी है। अब 0 से पहले क्या होगा, ये स्टेप फंक्शन 0 होगा, मतलब इसके अंदर सोर्स एब्सेंट होगी, सोर्स प्रेजेंट नहीं होगी, और 0 के बाद ये सोर्स आ जाएगी। आने के लिए हमने 1 से शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस यूनिट स्टेप फंक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा जब t की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी सीधे हाथ की तरफ की बात करें तो प्रेजेंट होगी सोर्स, उल्टे हाथ की बात करें तो सोर्स एब्सेंट होगी तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। सही है, बहुत आसान तरीके से ये बात मैंने समझाई। अच्छा, तो ये कह रहे हैं यूनिट स्टेप फंक्शन इज़ अनडिफाइंड एट t = 0, यानी t पे इसकी कोई अनडिफाइन होती है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी t = 0 से पहले ये 0 होती है, t = 0 के बाद ये 1 होती है। सही है,
और एक चीज़ और इसमें बताऊंगा भी आगे चल के अगली स्लाइड के अंदर। अच्छा ये देखो, अब इसी का ग्राफ, इसी बात को ना ग्राफ से समझाने की कोशिश की है। तो ये देखो आप ज़ीरो से लेके ये ज़ीरो पे आने से पहले तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये एब्सेंट है, सही है, सोर्स लगी भी नहीं है, कुछ भी शो नहीं होगा, सही है। अब जैसे ही ज़ीरो पे आया कांटा, सही है, सोचो दिमाग में ज़ीरो पे कांटा आया तो क्या हुआ, सोर्स ने अपना रिस्पांस देना शुरू किया। और कहाँ तक ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर कहाँ तक गया, 1 तक गया, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से ऊपर की यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब ही है वो यूनिटरी 1, यूनिट का मतलब क्या, वो 1। तो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, एक कदम वो ऊपर बढ़ाएगा, उसके बाद ये सीधा अपना ऐसे ही स्ट्रेट रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। मतलब इसका ये हुआ कि सोर्स लगी हुई है, t = 0 के बाद सोर्स प्रेजेंट हो गई। अच्छा t = 0 तो हम लोग अपनी आसानी के लिए कहते हैं t = 1 भी हो सकता है, t = 2 भी हो सकता है, जिससे पहले सोर्स एब्सेंट हो, जिससे पहले सोर्स गायब हो और उसके बाद सोर्स आ जाए, ठीक है। तो आप ये देखो, इस कोई भी टाइम को हमने जनरली कह दिया t0, कोई भी टाइम हो सकता है ना, तो t0 कह दिया हमने उसको। तो हम कह रहे हैं कि t के साथ हम लोग ने एक फैक्टर इंक्लूड कर दिया, एक t0 का फैक्टर डाल दिया, यानी u(t) था, u(t) को चेंज करके हमने कह दिया कि कोई भी टाइम हो, मतलब सवाल में जब आप काम करोगे तो सवाल में लिखा होगा u(t - 5, u(t - 2, u(t + 2), सही है। तो ऐसे चेंज होगा, तो वहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे ना हम लोग ने जनरली कह दिया t0, सही है, t0 कह दिया उसको। तो ये जनरल वे में बता दिया हमने कि कह दिया कि t0 से पहले 0 होगा, t0 के बाद 1 होगा, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, सही है। 1 का मतलब ये हुआ कि जो आपने सोर्स लगाई हुई है वो t आपने लिख दिया कि यूनिट u(t) = -2। फॉर एग्जांपल आपने सवाल में लिखा हुआ u = t - 2, तो सवाल में t - 2 का मतलब ये हुआ कि 2 से पहले 0 होगी, t <2 2 से पहले ये सोर्स एब्सेंट होगी, और t > 2 के बाद ये सोर्स प्रेजेंट हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये चलना शुरू कर देगी, सही है। इसी के साथ साथ अगर t - 2 लिखा हुआ है तो इसी तरह यहाँ पे t + 2 भी हो सकता है, सही है। t + 2 का मतलब हुआ कि पीछे आ गए हम लोग, यानी कि माइनस में आ गए। t + 2 को अगर यहाँ पे t + 2 लिखा है तो आप समझो कि वो -2 लिखा हुआ है असल में, और यहाँ पे जब -2 लिखा हो तो आप समझो कि असल में वो +2 लिखा हुआ है। तो मतलब अगर +2 की बात करोगे तो सीधा हाथ की तरफ जाओगे, -2 की बात करोगे यानी कि ये -2 है तो -2 की बात करोगे तो उल्टा हाथ की तरफ जाओगे, ठीक है। सबको मिटा दो, एक दफ़ा ये वापस से देख लो, जैसे कि t + 2 सवाल में लिखा हुआ है, तो +2 लिखा हुआ है, तो आप इसको इमेजिन कर लोगे कि वो -2 लिखा हुआ है, और -2 के लिए जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो -2 आप उल्टे हाथ पे आ जाओगे, सीधी सी बात है, x की वैल्यू यहाँ पे उल्टे हाथ की तरफ माइनस पे होती, सीधा हाथ पे तो नहीं होती। और जब उल्टे हाथ से स्टार्ट होगा, यानी कि ये x के लेफ़्ट साइड से, यानी 0 से पहले स्टार्ट होगा जब ये ग्राफ, तो इसका मतलब ये एडवांस में, ये फंक्शन एडवांस में एज़ कम्पेयर टू इस फंक्शन के जो कि डिले कर रहा है। कितना डिले कर रहा है, t0 यूनिट्स, यानी कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, किसी भी कितना भी टाइम डिले कर रहा है, सही है। तो एडवांस और डिले का भी मैंने बता दिया क्या होता है। अच्छा, अब सच स्टेप फंक्शन रिप्रेजेंट सर्टेन चेंज इन वोल्टेज और करंट, फॉर एग्जांपल दिस वोल्टेज। अच्छा, अब वो उस चीज़ को जनरली इसने कह दिया कि जब यहाँ पे हम लोग, आप ये देखो कि 0 और 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसने लिख दिया v0, कोई भी वोल्टेज सवाल में गिवन हो सकता है, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन हमने बना दी इसकी, u(t) = v0 ut - t0। इसका मतलब, इस एक्सप्रेशन का मतलब इसको कैसे यूज़ करना है ये आगे हम लोग सवाल में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखो कि यूनिट स्टेप फंक्शन को जनरली वैसे हम लोग पेपर में कैसे बनाते, सर्किट में या सवाल में कैसे आ सकता है आपके पास। तो सिंपल हम सोर्स लगाएंगे, हम लोग ऐसे u(t) नहीं लिखते, लिख सकते हो, उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई वो नहीं है, हर्ज नहीं है, आप लिख सकते हो, लेकिन जब पेपर में सवाल आएगा तो आप उसको कैसे लिखोगे, या बना हुआ कैसे होगा सर्किट, आपके पास एक सोर्स लगी हुई होगी, नॉर्मल सी सोर्स लगी हुई होगी, ठीक है। अब या तो सवाल में ऐसे भी बना हुआ आ सकता है, यहाँ पे लिखा हो सिंपल ये लिखा हो, सॉरी, यहाँ पे आपके पास ना सिंपल ये भी लिखा हो सकता है u(t - 0) -0 तो नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन t - 1 लिखा हुआ होगा, सही है।
t-2 लिखा हुआ होगा। इस तरीके से सवाल में लिखा आ सकता है, सिंपल सा एक सर्किट प्यारा सा बना हुआ, या तो फिर ऐसा सर्किट नॉर्मल सा बना हुआ आ सकता है जिसकी वोल्टेज की वैल्यू उसने 10 लिखी हुई हो, और फिर आपसे कहता है कि स्विचिंग कब हो रही है, क्या हो रही है। तो स्विचिंग देख के आपको पता चल जाएगा कि सोर्स फ्री सर्किट है या सर्किट में इस टाइम के बाद सोर्स आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि t=0 के बाद ये जो पाथ है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, सही है, ये स्ट्रेट लाइन उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लूप बना हुआ है इसके अंदर सोर्स प्रेजेंट हो जाएगी, यानी कि सोर्स चलना शुरू कर देगी, क्योंकि पहले तो उसका पाथ खुला हुआ है, ये वाला पाथ किसी से कनेक्ट तो है नहीं। तो कनेक्ट तब होगा जब t=0 के बाद ये वाली लाइन उठ के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक, सही। अब ये एरो का मतलब मैं इतना नहीं समझा रहा, ये तो आ जाना चाहिए अब समझ। तो t=0 के बाद ये सोर्स यहाँ पे सोर्स प्रेजेंट हो जाएगी, इस बात का सिंपल इतना सा मतलब है। और सेम इसके अंदर भी यही बताया गया है कि अगर ये करंट सोर्स है तो t=0 के बाद ये जो लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन उठ के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, तो सोर्स आपकी हट जाएगी, सही है। तो एक तरीके से ये आपका सोर्स फ्री सर्किट हो गया, या आपका ड्राइवन सर्किट हो गया ये वाला, सही है। इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। अब इसके अंदर भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये मैं आपको पीछे बता चुका। 5 को भी फ़िलहाल भूलो, आप सिर्फ इतना देखो कि यूनिट स्टेप, यू का मतलब क्या हुआ, यूनिट स्टेप फंक्शन है, सही है। सोर्स लगी हुई है, t=2 -2 नहीं, आप इसको ऐसे देखो, t=0.2, सही है। जब इसको इक्वेशन में लिखते तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि इसको उठा के उल्टे हाथ पे ले जाते हैं, तो ये हो जाता है t-2 हो जाता है ना, t-0.2 हो जाता है। तो अगर असल में हम देखें तो ये t=0.2 है, तो 0.2 के बाद ये सोर्स कनेक्ट हो जाएगी, सही है। तो आपको ये दोनों के लिए तैयार रहना है। पेपर में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पेपर में इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो t=0.2 पे ये कह रहा है कि सर ये पाथ जो आपकी लाइन हवा में शो हो रही है, ये हवा में जो लाइन है ये आके यहाँ से शॉर्ट पाथ बना देगी। तो ये आपका आगे कोई भी सर्किट लगा हुआ होगा, कुछ भी रेजिस्टर, इंडक्टर, फलाना जो भी लगा हुआ उसको भूल जाओ, बस सिंपल इतना याद रखो कि इसको देखना है आपको, इस चीज़ को देखना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आके यहाँ से शॉर्ट पाथ बना देगी। तो इसका मतलब ये होगा कि सोर्स जो आपको 5 वोल्ट की नज़र आ रही है ये कनेक्ट हो जाएगी t=0.2 के बाद, सही है। ये बात मैं आपको बार बार पीछे बता चुका हूँ। अच्छा, अब इस चीज़ को कोई मुश्किल, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इस चीज़ को मैं आगे एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सब एक साथ मिक्स हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हुआ है, रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन बना कैसे। तो मैं आगे दूसरी एग्जांपल आएंगी, आखिर में एक सवाल आएगा बिल्कुल आखिर में इस वीडियो के, उसके अंदर मैं इस सवाल को, इस चीज़ को समझा दूँगा, बेफिक्र रहना, इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आसान है ये। अच्छा, अब यूनिट इम्पल्स फंक्शन, इसके अंदर यूनिट इम्पल्स फंक्शन में क्या होता है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन में यार सिंपली कुछ भी नहीं होता कि उसके अंदर क्या होता था, t=0 से पहले आपकी सोर्स बंद होती थी, और उसके अंदर t=0 के बाद चलना शुरू होती थी। लेकिन इसके अंदर तमाम तमाम t की वैल्यूज़ के ऊपर आपकी सोर्स गायब होगी, और चलेगी कब फिर, तो चलेगी कब, ये चलेगी t=0 के ऊपर, सही है। t=0 पे चलना स्टार्ट होगी, और जो कि अनडिफाइन होगी, उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, सही है। इसके अंदर कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, और ना ये आगे चल के आप कई सवालों में यूज़ करोगे। तो फ़िलहाल इसको अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसकी इंपॉर्टेंस है मैथमेटिकली, लेकिन इसको अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि तमाम t की वैल्यू के लिए t<0 पे भी 0 होगा, t>0 पे भी 0 होगा, और 0 मतलब ये सोर्स चलेगी, ये फंक्शन काम कब आएगा, जब t=0 होगा, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर वो कह रहा है कि ये 1 2 3 तीनों के ग्राफ पे इनको प्लॉट करके दिखाओ कि उनका ग्राफ बनेगा कैसे। तो पहले इस वाले को देखते हैं, tan डेल्टा टी, सिग्मा टी दोनों कह सकते हो आप इसको। तो सबसे पहले इसको ना इस पे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पहले tan को भूल जाओ, इतना देखो कि ये क्या है, इम्पल्स फंक्शन है, सही है। तो इम्पल्स फंक्शन चलना कब शुरू होगा, किसी भी एक मखसूस टाइम पीरियड पे। अब यहाँ पे जब t के साथ कोई टाइम दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ t+0 लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल +0 -0 मतलब 0 की तो कोई साइन नहीं होता ना, लेकिन अंदर ही क्या लिखा हुआ है, t+0 लिखा हुआ है। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि ये 0 पे चलना शुरू होगी, और 0 पे कब तक चलना शुरू होगी,
वाई एक्सिस पे कितना ऊपर जाना है मुझे, इतना तो पता चल गया। एक्स एक्सिस पे 0 पॉइंट है, लेकिन 0 से प्लॉट करना जब शुरू करेंगे, यूँ ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो कितना ऊपर जाएंगे, इसको कोई रोकना भी तो है। तो इसको रोकने के लिए हमने कह दिया कि ये इसका मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस के ऊपर 10 है, सही है। तो हम लोग इसको 0 से चलाना शुरू किया और ये 10 तक चला, फिर रुक गया। अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये इतनी सारी जो ऊपर जगह है ना वहाँ पे नहीं जाएगा, इनफाइनाइट नहीं जाएगा, सही है। अगर 10 डिफ़ाइन नहीं करते, अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा होता सिग्मा टी, सही है, सिग्मा टी लिखा हुआ होता तो आप क्या करते, इसको चलाते और इसको यहाँ पे लाके रोक देते, यानी कि इसको मैं कह देता हूँ 1, क्योंकि इससे पहले 1 लिखा हुआ है ना, इससे पहले तो 1 लिखा हुआ है सिग्मा टी से पहले, तो हम लोग इसको 1 पे आके रोक लेते, ठीक है। अब इसके पीछे 10 लिखा हुआ है तो हमने 10 पे आके रोक दिए। अच्छा, इसी तरीके से इसको प्लॉट करते हैं। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, मैंने कहा था कि t की वैल्यू +2 लिखी हुई, तो आप इसको -2 कह दोगे, ठीक है। तो -2 के लिए हम लोग ग्राफ पे आ गए, तो 0 से पीछे आएंगे, 0 से उल्टे हाथ पे आना शुरू किया तो -2 पे आ गए। -2 पे आने के बाद कितना ऊपर जाना है, तो कितना ऊपर जाना है, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ 5, तो हम लोग आ गए 5 तक, ये 5 है, सही है। 5 इसका मैग्नीट्यूड है, यानी वाई एक्सिस पे हमें ऊपर कितना जाना है। अगर हम लोग वैल्यू 5 नहीं बताते तो ये तो ऊपर तक चलता ही रहता, आसमान तक, इनफाइनाइट तक, जहन्नुम तक चलता रहता, ठीक है। इसी तरीके से इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले 4 को भूल जाओ, इसको हटा दो। इसको देखो कि इम्पल्स फंक्शन है, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन है भाई। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू = 3 है। तो 0 से हम लोग ने सीधा हाथ पे मूव करना शुरू किया, तो 0 से कितना मूव करना है, 3 तक मूव करना है, 3 तक आ गए। अब जब इस पॉइंट पे आ गए तो अब हम कहते हैं कि भाई कितना नीचे जाना है हमें, या कितना ऊपर जाना है। तो कितना ऊपर नीचे जाना है वो इस चीज़ ने हमें बता दिया, -4 ने, सॉरी, वो हमें इस -4 ने बता दिया, ठीक है। तो -4 ने बोला कि आपको जाना है -4 यूनिट्स नीचे, 3 पे पहुंचने के बाद -4 नीचे जाना है। तो ये जिस जगह पे हम लोग पहुँचे हैं ये है हमारा -4 यूनिट्स, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना तो बच्चों जैसी चीज़ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, फ्री के। अगर पेपर में ऐसा सवाल है तो फ्री के नंबर है, उठाना आराम से उठाना, इसमें कोई टेंशन वाली चीज़ ही नहीं थी। अच्छा, अब यूनिट रैम्प फंक्शन, इसकी भी अभी आप लोग के लिए कोई इंपॉर्टेंस या खासियत नहीं है, या कोई आप लोग को इतना कहीं सवाल में अभी काम नहीं आने वाला है, पेपर में कहीं ये काम नहीं आएगा आपको। सिर्फ मैंने एक बताया था यूनिट स्टेप फंक्शन, वो ज़्यादातर इस सवाल के अंदर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो रैम्प फंक्शन क्या होता है भाई, सिंपली 0 से पहले, सॉरी, टाइम <= 0 से पहले ये 0 होगा, यानी कि तमाम वैल्यूज़ के लिए ये एब्सेंट होगा, ठीक है, कोई सोर्स नहीं लगी हुई होगी एक तरीके से। और t या ग्रेटर देन 0 के बाद ये चलना शुरू होगी, ऐसे स्लोप में चलना शुरू होगी, लीनियरली चलना शुरू होगी। इसका ग्राफ आप देखो तो ये लीनियरली चलना शुरू हो जाए, जैसे V=IR वाला ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट के दरमियान, उसी तरीके से ये लीनियरली ग्राफ पढ़ना शुरू होगा, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कहा हुआ है कि टी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सही है। अच्छा, अब मैं इसमें इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि आप लोग इसको समझ भी लोगे तो इसका कोई आगे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और ये फिर से बता देता हूँ कि डिलेड और एडवांस में क्या फ़र्क है। भाई यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करो -2 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये लिखा हुआ होगा t=2। जब t=2 ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो 0 से सीधे हाथ की तरफ मूव करोगे, ठीक है। जब 0 से सीधा हाथ की तरफ मूव करोगे तो सीधी सी बात है, अब देरी हो गई है, आपको डिले हो गए हो, आप आगे चले गए हो। और जल्दी कब होता है, जब आप 0 से पहले हो, तो 0 से पहले वाला एडवांस होता है, सही, एडवांस यूनिट रैम्प फंक्शन। उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा होगा t+t0, यानी कि ये लिखा होगा एक तरीके से t=-2, सही लिखा हुआ होगा t+2, लेकिन दिमाग में आपने ये तस्वुर करना है वो t=-2 लिखा हुआ, और जब इस पे ग्राफ पे आओगे तो ग्राफ पे आके आप इसको उल्टे हाथ पे आके -2 से प्लॉट करना शुरू करोगे, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको इस यूनिट स्टेप फंक्शन में बता चुका हूँ, और ये भी आपको कहीं आगे जाके प्लॉट करना नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये एग्जांपल है जो मैं आपको कह रहा था ना, पीछे एक रेक्टेंगुलर पल्स वाली एग्जांपल है वहाँ पे, लेकिन वो सारी एक साथ मिक्स हुई हुई थी। तो मैंने कहा था आखिरी इस वीडियो के आखिर में, अभी आखिर में आपको वो एग्जांपल समझाना शुरू कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि इसको, इस पूरे फंक्शन को ना तोड़ के स्टेप फंक्शन में बताओ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, ये कह रहा है एक्सप्रेस द गिवन वोल्टेज पल्स, ये पूरा एक वोल्टेज पल्स दिया हुआ है, इसको कह रहे हैं किसमें लिखो, यूनिट स्टेप फंक्शन में बना के दिखाओ, सही, लिखो भी और बना के भी दिखाओ, स्केच भी करना है। तो सबसे पहले भाई आपका ओरिजिनल फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, अब इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में बताना है, सही है। कैसे बनाएंगे, अच्छा
सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इतना तो दिमाग में रख लेना है कि यू ऑफ टी, आँख बंद करके हमें दिमाग में सामने लिख देना है, पर्चा जो भी आपके सामने हो ना आपको उसको यू ऑफ टी तो लिख ही देना है, सही है। यू ऑफ टी लिख लो, इसकी जगह खाली छोड़ दोगे अंदर की। अब सबसे पहले हमें सवाल में यहाँ पे ना स्पेस दिख रहा था, ये पूरा जो फंक्शन बना हुआ था यहाँ पे बीच में फासला था, तो फासला कितना था, ये देखो फासला इतना था 2 स्टेप्स का, 2 कदम आगे बढ़ने हैं। तो 2 कदम आगे बढ़ने के लिए आप अब वैसे आप ये सोचोगे कि t+2 लिखेंगे कि 2 कदम आगे बढ़ना है तो प्लस करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज़ बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको t-2 लिखना है, जिसका असल मतलब होगा t=+2, सही है। यानी कि यहाँ पे -2 लिखना है आपको अंदर ब्रैकेट के u ऑफ t के, सॉरी इसके अंदर आपको -2 लिखना है, तो इसका असल मतलब होगा t=2 और आप 2 स्टेप आगे बढ़ोगे। 2 स्टेप आगे बढ़ गए, अब आपको एक पॉइंट मिल गया एक्स एक्सिस के ऊपर, सही है। अब आपको ऊपर बढ़ना शुरू करोगे, यानी कि आपकी जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, जो भी सोर्स है ना, अब वो t=2 के बाद ना चलना शुरू हो जाएगी, यूँ चलना शुरू हो रही है, सही है। अब चलना शुरू तो हो रही है लेकिन आपको उसको कहीं रोकना भी तो है ना, कोई इसको हाइट भी तो देनी, यानी कि ये इन्फाइनाइट तो नहीं चलता रहेगा। तो सवाल में हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ था 10 यूनिट दिया हुआ था, ठीक है। तो 10 यूनिट के लिए हम लोग ने इसको 10 पे आके, ये देखो 10 पे लाइन आई, 10 पे इसको रोक दिया और 10 से फिर रोकने के बाद, यानी ये 10 मैग्नीट्यूड दिया ना, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ना, यानी फ़र्ज़ करोगे आप फ़र्ज़ क्या करो, बल्कि आप सामने देखो कि t=2 के पहुंचने के बाद आपको एक पॉइंट मिला, यहाँ से आप बढ़ना शुरू किए। अब इसको रोकना कब है, रोकते कैसे हैं, यहाँ पे आप y एक्सिस वाला एक पॉइंट दे दो इसको। फ़र्ज़ करोगे, मतलब फ़र्ज़ क्या करो, ये आपने जो 10 लिखा हुआ है, जो भी यूनिट स्टेप फंक्शन से पहले नंबर लिखा हुआ होगा, जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 10 लिखा हुआ है तो वो आपकी y की वैल्यू होगी ना, तो y की वैल्यू को आप प्लॉट कर दोगे। मतलब यहाँ पर आपके आने के बाद ना इसको रोक देना है, इस पॉइंट पे आने के बाद आप रुक जाओगे और इसको सीधा बनाना शुरू कर दोगे। यानी आपने 10 की वैल्यू दे दी, अब ये सीधा ऊपर चलने के बजाय ये सीधा आप पे चलना शुरू हो जाएगा फंक्शन, सही है। अब ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसको रोकना भी तो है, तो उसको रोकोगे कैसे भाई, तो उसको ऐसे रोकेंगे कि जितना आप ऊपर गए हो ना, यहाँ से यहाँ नीचे से 0 से लेकर 10 तक आप कितना ऊपर गए हो, 10 यूनिट्स ऊपर गए हो, तो आपको इतना ही नीचे आना है, सही है। इतने यूनिट्स ही नीचे आना है, तो इतने यूनिट्स नीचे आने के लिए आप -10 कर दो, सिंपल, और तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। तो आप इसको सिंपल -10 कर दोगे, ठीक है। अच्छा, -10 कर दिया तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आप ये देखो, नीचे तो ले आओगे इसको, लेकिन कितने फासले पे लाना है, ये फासला भी तो होना चाहिए ना। इसको असल में इन्होंने बहुत ब्रेक करके दिखाया हुआ है, वरना आप यहाँ पे -10 भी कर देते ना, सिंपली ऐसे ही लिख देते तो ये आपकी जान छूट जाती। लेकिन चलो आप यहाँ से इसको देख के समझ लो, इस वाले फंक्शन को देख के, ठीक है। -10 u ऑफ t -5, तो उसके लिए ये होगा कि आप लोग ने अब फिर से शुरू से सोचो कि 0 से बढ़ना शुरू किया, 0 से बढ़ना शुरू किया, आपने कहाँ तक बढ़े, 5 तक बढ़े। 5 पे बढ़ने के बाद आप इसको नीचे -10 ले आओगे, सही है। -10 नीचे ले आओगे आप, मैग्नीट्यूड आपको सवाल में दिया हुआ है, -10 नीचे ले आए, यानी कि मैंने ये कहा ना जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे आना है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ना असल में 5 नंबर लिखे हुए थे, ये अलग करके मैं इसने दिखाया हुआ है, अलग करके भी नहीं लिखो, एक साथ भी आप बना सकते हो, सही। सिंपल आपको सिर्फ ये चीज़ अलग करके बतानी है, स्टेप फंक्शन एक साथ भी बना सकते हो। तो इसके लिए आप ये करोगे कि आपको ये ना असल में आगे नंबर लिखे हुए होंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप यहाँ से इसको अलग ही समझ लो तो बेहतर है, वरना आपको ये मसला होगा, ठीक है। तो आप फ़र्ज़ करो कि टी से लेके 0 से आपने चलना स्टार्ट किया, यूँ कहाँ पे आके रुकना है, 5 पे आके रुकना है, 5 पे आके रुक गए। अब 5 से आगे बढ़ना शुरू होगा, अब ये यूँ चलना शुरू हो जाएगा। अब यूँ चलना शुरू हुए, कितना रुकना है भाई, -10 पे आके रुकना है, -10 पे आके रुक गए, अब ये यूँ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये यहाँ से यूँ चलना शुरू होगा और ये यहाँ से यूँ चलता ही रहेगा, ठीक है। तो हमने दोनों फंक्शंस को प्लस करके लिख दिया, 10 ऑफ u t -2 -10 ऑफ u t -5। माइनस क्यों करवाया, सिंपल सी बात है, ऐड करवाने जाओगे तो ये तो एक तरीके से ऐड हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये ऐसे बनेगा, समझ आई बात। असल में थोड़ा सा मुश्किल करके आप लोग को समझाया गया, अगर मैं मेरे पास मेरी कॉपी होती तो मैं आपको उससे समझा देता, उसके अंदर इसने हमें दूसरे तरीके से करवाया हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं, बस इसको याद रखना, ये x का पॉइंट होता है,
ये क्या होता है, y का पॉइंट होता है, सही है, ये y का पॉइंट होता है, ये x का पॉइंट होता है। अगर आप ये पॉइंट्स नहीं दोगे, यहाँ पे आपने सिंपल u ऑफ t लिख दिया, तो इसका तो मतलब ये हो कि ज़ीरो पे चलना शुरू हुई, अंदर प्लस ज़ीरो लिखो ना लिखो बराबर है, ज़ीरो से चलना शुरू होगा, यानी ज़ीरो से यूँ चलना शुरू होगा, कहीं यूँ चल रहा है या यूँ चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, लेकिन इसको कोई लिमिट नहीं मिलेगी। तो इसको कोई लिमिट देने के लिए हम लोग ना ये वैल्यू देते हैं, सही है, y की वैल्यू जो होती है, ये वाली y की वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएंगे हुए, और कोई भी बात, अगर कोई बात समझ नहीं आए हो, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, तो आप प्राइवेट में पूछ सकते हो या ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जैसे ही इंशाल्लाह फ्री होऊंगा मैं आप लोग को इसकी दूसरा पार्ट है वो भी मैं बना के इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगा। और मेरे ख्याल से अब उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है, अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि उसके अंदर मुझे उसको डिफ़ाइन करना चाहिए उस वीडियो के अंदर, या आप लोग कहते हो कि दूसरी वीडियो भी इसका दूसरा पार्ट बनाना चाहिए, तो फिर मैं बनाऊँगा, वरना मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर या इसके बाद जो दूसरा पार्ट है जो आप लोग को अपलोड किया गया था लेक्चर नंबर 8 के नाम से, तो देखते हैं अगर स्टूडेंट्स कहेंगे या फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ मुझे आगे डिस्कस करना चाहिए, तो मैं उसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। वरना मेरे ख्याल से ये एक पार्ट के अंदर मैंने वो दोनों चीज़ें समझा दी, जो यूनिट स्टेप फंक्शन आप लोग को सिंगुलरिटी फंक्शन आप लोग को समझ में नहीं आता, या उसकी टाइप्स नहीं आ रही थी, या फिर आप लोग को ड्रिवन सर्किट्स या सोर्स फ्री सर्किट्स नहीं आ रही थी समझ में, सब एक साथ मैंने इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। और ज़्यादा डीप में मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी डीप में गया हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी, और आप लोग ऑलरेडी अपने इतने सारे लेक्चर्स देख रहे हो ऑनलाइन, तो अब ये एक वीडियो और ज़्यादा हो जाएगी, तो आप लोग पे बर्डन आ जाएगा, ठीक है। जो समझना है, जो मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप 2023 वाले ग्रुप पे पूछ सकते हो, या आप मुझसे प्राइवेट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। जज़ाकल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़।